राधे राधे दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राधेश्याम अलबेली सरकार पर। और आज हम शुरू कर रहे हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की लेक्चर सीरीज। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, मीनिंग, नेचर, स्कोप और लास्ट में हम की एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखो, जो इंटरनेशनल लॉ है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और एक होता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर एंटिटीज को गवर्न करता है डिफरेंट कंट्रीज की। हमेशा याद रखना, डिफरेंट कंट्रीज की इंडिविजुअल्स और एंटिटीज से जो गवर्न करता है वो होता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। वहीं पर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ दो नेशंस के रिलेशन को गवर्न करता है, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज के रिलेशन को गवर्न करता है, वो होता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को हम कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी बोलते हैं और वहीं पर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को हम इंटरनेशनल लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं। तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज बोला जाता है क्योंकि इसमें फॉरेन एलिमेंट प्रेजेंट होता है। फॉरेन एलिमेंट प्रेजेंट क्यों होता है? क्योंकि ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज की बात करता है, तो इसीलिए फॉरेन एलिमेंट हो गया। मतलब एक किसी कंट्री का पर्सन होगा, दूसरा किसी दूसरी कंट्री का पर्सन होगा, तो फॉरेन एलिमेंट कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो इसीलिए प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ वो लॉ होता है जो कि दो कंट्रीज के इंडिविजुअल्स को गवर्न करता है। और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ हेल्प करता है, दो चीजें डिटरमाइन करता है। मतलब या तो एक तो डिटरमाइन करता है कि कौन सी कंट्री का लॉ एप्लीकेबल होगा। दो इंडिविजुअल्स हो गए डिफरेंट कंट्रीज के, तो कौन सी कंट्री का लॉ एप्लीकेबल होगा, तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ वो डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है। साथ में प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ हमारी इसमें भी हेल्प करता है कि कौन सी कंट्री का कौन सी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी। मतलब डिफरेंट नेशंस हो गए, तो कौन सी कंट्री की कौन सी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी। तो ये हेल्प प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इस चीज में भी हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक इंडिविजुअल जो कि इंडिया का था और अमेरिका का था, उनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो यानी कि फॉरेन एलिमेंट क्या है? पर्सन है। एक इंडिया का पर्सन है और एक दूसरा अमेरिका का पर्सन है, तो फॉरेन एलिमेंट यहाँ पे क्या है? पर्सन हो गया, यानी कि जो हमने बात की थी पीपल भी हो सकते हैं। दूसरा है अ डाइवोर्स बिटवीन अ कपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अगर मान लो कि एक इंडिया का पर्सन है और एक है कोई भी, मान लो अमेरिका का ही लगा लो, उनके बीच में कोई भी अगर शादी हुई है, अगर उनका कोई डाइवोर्स का इश्यू हो गया, अगर उन्हें डाइवोर्स चाहिए, तो किस कोर्ट में वो जाएंगे, कौन सी कोर्ट का लॉ एप्लीकेबल होगा, उसको भी कौन डिसाइड करेगा? प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ उसमें भी हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका नेचर क्या है। तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ देखो बेसिकली रिलेशन, जो कंट्रीज के रिलेशन है उनको गवर्न नहीं करता। कंट्रीज के रिलेशन को कौन गवर्न करता है? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ सिर्फ इंडिविजुअल्स या फिर कंपनीज को ही गवर्न करता है जो कि डिफरेंट कंट्रीज के, यानी कि क्रॉस बॉर्डर कंपनीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को गवर्न करता है। वहीं पर इसका मेन पर्पस है विद इन कंट्री का जो लीगल सिस्टम है या कोर्ट का जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर काम करना। देखो जैसे कि दो पर्सन है ए और बी, इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ, तो अगर हमने क्या करना है, पहले जुरिस्डिक्शन देखेंगे कि कौन सी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा। तो जुरिस्डिक्शन जब हम देखेंगे तो होगा तो वो किसी कोर्ट का ही, तो मतलब एक कंट्री की कोर्ट का जुरिस्डिक्शन देखा जाएगा वहां पे। तो जो कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होगा, मान लो कि इंडिया है, इंडिया और इस कंट्री का हमारे पास जुरिस्डिक्शन आ गया और इसकी कोर्ट क्या करेगी, उसको डिसाइड करेगी। तो अब जो भी इस केस को सोल्व आउट करने के लिए जो भी लॉ एप्लीकेबल होगा वो तो इंडिया का ही होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कंट्री के लीगल सिस्टम या फिर कोर्ट के लीगल सिस्टम के अंदर ही काम करता है, ना कि किसी दूसरी कंट्री के लीगल सिस्टम में काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्कोप के बारे में। तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ बहुत सारे डिफरेंट एरियाज के अंदर काम करता है। स्पेशली ये क्या गवर्न करता है? जो भी मैरिज या फैमिली फैमिली लॉ हो गए उन मैटर्स को, कॉन्ट्रैक्ट या फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन को, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के मामले, और जितने भी टॉर्ट के लॉ, मतलब टॉर्ट लॉ है, मतलब सिविल रॉन्ग्स जितने हैं, उन सब के ऊपर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैरिज या फैमिली का डिस्प्यूट है, ए एक अमेरिका का पर्सन है, इसने मैरिज कर ली बी एक कैनेडियन पर्सन के साथ और इनकी मैरिज हुई कनाडा के अंदर, और इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम यूएस के अंदर रहेंगे। तो ये यूएस के अंदर रह रहे थे, इनका कोई डिस्प्यूट हो गया, तो अब इनको चाहिए डाइवोर्स। अब
कौन सी कंट्री का लॉ जो है इनको डाइवोर्स गवर्न मतलब कौन सी कंट्री का जो लॉ लगेगा इनको डाइवोर्स देने के लिए, तो ये क्या कौन डिसाइड करेगा? प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डिसाइड करेगा। दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि एक यूके की कंपनी है, उसने एक जर्मनी की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो गया। अब कौन सी कंट्री की मतलब कौन सी कंट्री का कॉन्ट्रैक्ट लॉ अप्लाई होगा, तो ये डिसाइड करेगा हमारा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। लास्ट में हम बात करते हैं कि की एलिमेंट्स क्या हैं। तो की एलिमेंट्स है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के तीन: जुरिस्डिक्शन, चॉइस ऑफ लॉ एंड रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन जजमेंट। जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि कौन सी कंट्री का जो कौन सी कंट्री की कोर्ट है वो केस को हियर करेगी, मतलब सुनेगी, हियर एंड डिसाइड करेगी। चॉइस ऑफ लॉ का मतलब है कि कौन सी कंट्री की कौन कंट्री का कौन सा लॉ अप्लाई किया जाएगा उस इशू को रिजोल्व करने में। सबसे पहले तो हम कौन सी कंट्री मतलब डिसाइड करेगी, कौन सी कंट्री सुनेगी उस केस को, उसके बाद कंट्री का कौन सा लॉ अप्लाई करेगा, और लास्ट में होता है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन जजमेंट। मान लो कि अगर एक कोर्ट ने किसी भी कोर्ट ने मतलब एक डिसीजन दे दिया, अब दूसरी कंट्री उस कोर्ट का डिसीजन को रिस्पेक्ट करेगी मतलब एक्सेप्ट करेगी या फिर उसको एनफोर्स किस तरीके से करवाएगी, वो भी हमारा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ ही डिसाइड करता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।